साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसके अंतर्गत जो अध्याय 2 है जिसका शीर्षक है सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के अंतर्गत जिसका शीर्षक था संरचनात्मक परिवर्तन, उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ पर अध्याय 2 को हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांव को छोड़ शहरों में रहने लगे, या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियाँ अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। यहाँ पर समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। आपने पहले ही अध्याय 1 में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया था। ये जो अध्याय 2 है, यहाँ यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आप दो परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों उपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति हैं। पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। कौन कौन से? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण। इन 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती रही, जबकि बाद की तीनों प्रक्रियाएं आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण, ये प्रक्रियाएं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रक्रियाएं हैं जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई हैं। अब हम बात करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में। आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। औपनिवेशिक भारत मतलब गुलाम भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हों जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, ठीक है, और जाति भेद। कुछ इस प्रकार की कुरीतियां थीं। ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष नहीं हुए हों। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे, मतलब इन जो कुरीतियां थी इनका विरोध करना बौद्ध धर्म के केंद्र में था। ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबद्ध थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। यहाँ पर आप कुछ फैक्ट को भी समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। रनाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र सम्मत मानते हैं। इसके अलावा शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी,
पंथ निरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थीं। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता, इसको उर्दू में कहते हैं इजतिहाद, का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। इसके अलावा कंदुकिरी वीरे सलिंगम की पुस्तक, क्या नाम था? कंदुकिरी वीरे सलिंगम की पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज में नव्य न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है। उन्होंने अर्थात कंदुकिरी वीरे सलिंगम ने जूलियस हक्सले द्वारा लिखे गए ग्रंथों को भी अनुवादित किया। इसके अलावा समाजशास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की। कौन से 3 पहलू? पहला था संचार माध्यम, दूसरा संगठनों के स्वरूप तथा तीसरा विचारों की प्रकृति। नई प्रौद्योगिकियों ने, जो नई टेक्नोलॉजी थे, इन्होंने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन, लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। इससे नए विचारों को भी जैसे पंख लग गए। भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। ईसाई मिशनरी तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी गए। आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना होती है। तो याद रखिएगा, आपका ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ? बंगाल में, और आर्य समाज की पंजाब में। 1914 ईस्वी में अंजुमन ए ख्वातातीन इस्लाम की स्थापना होती है। इस संगठन का नाम याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1914 में होती है, अंजुमन ए ख्वातातीन इस्लाम। इसकी स्थापना 1914 में हुई। ये भारत में, ये संस्था जो थी अंजुमन ए ख्वातातीन इस्लाम, ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। तो याद रखिएगा, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित थी। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 ईस्वी में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी में अनुवाद प्रकाशित किया। इसके अलावा स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परस्पर एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए। शिक्षा के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, इन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है या ज्योतिराव फुले भी कहा जाता है, इन्होंने पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था। समाज सुधारकों ने एक मत होकर यह माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का ये भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में महिलाएं या स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थीं, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को ही प्राप्त थी। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक व पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। इस प्रसंग में यह जानना रोचक है कि ज्योतिबा फुले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमामय माना। तो यह कथन याद रखिए, कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्योतिबा फुले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को, जो आर्यों का युग था, उसको गरिमा में माना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं भी थीं, परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थीं। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यम वर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी,
जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह और पर्दा प्रथा पर सक्रिय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवाज ने, नाम याद रखिएगा, जहां आरा शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, अर्थात जहां आरा शाह नवाज के अनुसार, जिस प्रकार का बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को बहुविवाह करने से रोकें। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में एक बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका जिसका नाम था तहसीब ए निशवान, तो याद रखिएगा पंजाब से निकलने वाली पत्रिका थी और महिलाओं से संबंधित थी। क्या नाम था? तहसीब ए निशवान, ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद में, मतलब इसके अपोज में, बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया, जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। इस याचिका में रूढ़िवादी विचार हिंदुओं ने यह दावा किया कि सुधारकों अर्थात समाज सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। एक और दृष्टिकोण भी था जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्वतः अस्वीकृत किया। उदाहरण के लिए ज्योतिबा फुले के विद्यालय में 13 साल की एक छात्रा मुक्ताबाई ने आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से 1852 में लिखा। ये लाइनें महत्वपूर्ण हैं। इनका लिखना था कि हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत दे करके बाकी को वंचित कर दे, हर उस मजहब को ऐ इंसान इस धरती से वंचित कर दे। हर उस मजहब के लिए एक जरा भी गुरूर को ऐ इंसान अपने जेहन में न रहने दे। ये इनकी लाइनें थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे, तो यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में इन चारों अवधारणाओं संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण का विभिन्न वर्गों में अध्ययन किया गया है। जैसे जैसे हम अपनी विवेचना में आगे बढ़ेंगे हम पाएंगे कि ये चारों अवधारणाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं और कई स्थितियों में एक साथ पाई जाती हैं। ये कई स्थितियों में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है तो दूसरी भिन्न स्थिति में वो पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में तथा अन्य अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। जैसा कि पिछले अध्याय 1 में आपने जाना था कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास था। उदाहरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को लें। उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी तो इन मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। इस प्रवृत्ति को आप 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में भी देख चुके हैं। इस अध्याय में आपको स्पष्ट होगा कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को राह मिली बल्कि परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ और उसकी पुनर्विवेचना भी हुई। संस्कृति और परंपरा, कल्चर और ट्रेडिशन दोनों का ही अस्तित्व सजीव है। मानव उन दोनों को ही सीखता है और साथ ही इनमें बदलाव लाता है। हम दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हैं, जैसे आज के भारत में किस प्रकार से साड़ी या जैन सेम या शरोंग पहना जाता है। पारंपरिक रूप से साड़ी, जो एक प्रकार का ढीला बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से पहना जाता है। आधुनिक युग में मध्यम वर्गीय महिलाओं में साड़ी पहनने के एक मानक तरीके का प्रचलन हुआ, जिसमें पारंपरिक साड़ी को पश्चिमी पेटीकोट और ब्लाउज के साथ पहना जाने लगा। भारत की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और सांस्कृतिक विविधता स्वतः प्रमाणित है। यह विविधता उन विभिन्न तरीकों को आकार देती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूह के लोगों को अलग अलग प्रभावित करते हैं या प्रभावित नहीं करते हैं।
स्थानाभाव, यहाँ पर हम लोग अगले पृष्ठों में इसमें जो भिन्नताएं हैं इनको देखेंगे और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के उन जटिल पक्षों को रेखांकित करें और उनका विवेचन करें जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों को प्रभावित किया अथवा एक ही क्षेत्र में विभिन्न जातियों एवं वर्गों को प्रभावित किया और एक ही वर्ग अथवा समुदाय से संबंधित पुरुषों एवं महिलाओं को प्रभावित किया। ये आप अपने अगल बगल की परिस्थितियों को देख करके सोच समझ सकते हैं। अब हम फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो हम संस्कृतिकरण की अवधारणा से शुरुआत करते हैं। इसके शुरुआत करने की वजह यह है कि सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव के पहले से है। ऐसा नहीं कि संस्कृतिकरण का जो प्रादुर्भाव है उपनिवेशवाद के बाद से है, ये इसके पहले से ही होता है और ये बाद में भी विभिन्न रूपों में जारी रहे। अन्य 3 परिवर्तनों की प्रक्रियाएं जिनके बारे में हम संस्कृतिकरण के बाद चर्चा करेंगे, वो उपनिवेशवाद से उपजी परिस्थितियों से प्रचलन में आती हैं। आधुनिक पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में जानने के फलस्वरूप भारतीय जो है इन 3 परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में आए। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिक्षित भारतीयों को अक्सर उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया में पारंपरिक अतीत और धरोहरों की तरफ वापसी की इच्छा की प्रवृत्ति भी देखी गई। इस प्रकार एक जटिल परिस्थिति का जन्म हुआ जिसमें भारत का आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण से सामना हुआ। अब हम लोग सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संस्कृतिकरण की बात करेंगे। तो संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवासन, किसने? M.N. श्रीनिवासन ने की थी। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को कि संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? M.N. श्रीनिवासन के द्वारा। तो संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। तो यहाँ संस्कृतिकरण का अभिप्राय क्या है, इसको दोबारा से सुन लेते हैं। तो संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया अर्थात उस प्रोसेस से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, तो द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। मूलतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है। यद्यपि M.N. श्रीनिवासन को गैर हिंदू संप्रदायों और समूहों में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से यह पाया गया कि यह प्रक्रिया जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली थीं, उस क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर का संस्कृतिकरण हुआ। जहां गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थीं, वहां की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को जिसे श्रीनिवासन ने विसंस्कृतिकरण की संज्ञा दी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कई सदियों तक 19वीं शताब्दी के 3/4 भाग तक पारसियों को प्रभुत्वशील या प्रभुत्वशाली माना जाता था। M.N. श्रीनिवासन का तर्क है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में या जो लेयर है उस संस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है। परिणाम स्वरूप उस समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। महान परंपराओं के यह स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। लेकिन तीव्र असमानता वाला समाज जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, अनुष्ठान, ज्ञान आदि को निम्न जातियों द्वारा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें हैं। वस्तुतः पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जाति लोगों को दंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। नीचे दिए गए उदाहरण से आप उपरोक्त विचार को समझ सकते हैं। तो उदाहरण यह है कि कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता है जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति
एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वो मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सकें। जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें आश्चर्य से लेकर के ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। साथ ही उसमें संरक्षित स्वीकृति से लेकर के पूर्ण अस्वीकृति तक के पक्ष सम्मिलित थे। जैसा कि वह महिला कहती हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये प्रायः असंभव है, और इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट न हो, वो जाति है। तो इस कोट को आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाजों एवं नामों का अनुसरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप अधिकतर आर्थिक रूप से बेहतर होता है। दोनों ही स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है कि जब व्यक्ति धनवान होने लगते हैं तो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा की अनेक स्तरों पर आलोचना की गई है। सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज या संरचनात्मक परिवर्तन न होकर के केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव समाप्त नहीं हो जाते हैं। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यह है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है, अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया गया है। तीसरी आलोचना यह है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए, और इसलिए ये लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले समाज में समानता की कल्पना कठिन है। निम्नांकित उदाहरण से पता चलता है कि समाज पवित्रता अपवित्रता को कितना महत्व देता है। यद्यपि सुनार मुझसे ऊंचे दर्जे की जाति है, ये उदाहरण है कि यद्यपि सुनार मुझसे ऊंचे दर्जे की जाति है, फिर भी हमारी जाति में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। हम ये मानते हैं कि सुनार इतने लोभी होते हैं कि वो मलमूत्र से भी सोना ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो जाति में उच्च हैं, लेकिन वे हमसे ज़्यादा अपवित्र हैं। हम अन्य उच्च जातियों से भोजन नहीं लेते जो अपवित्र काम करते हैं। धोबी जो गंदे कपड़ों को धोता है, तेली जो बीज को पीस करके तेल निकालता है। इससे इस उदाहरण से पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए। समानता वाले समाज की आकांक्षा के बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने तरीके से अर्थ देकर वर्जनीय बहिष्कृत पदों को स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में यह कि जिन्हें समानता का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वह भी अपने से नीचे वाले को भेदभाव के नज़रिए से देखना चाहते हैं। इससे समाज में गहराई तक विद्यमान लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। चौथी आलोचना में यह कहा जाता है कि उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है। इससे कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव इत्यादि बढ़ गए। पांचवें, दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछापन मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता है जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्यों जैसे शिल्प तकनीकी योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि ज्ञान, पशुपालन संबंधी जानकारी इत्यादि को औद्योगिक युग में गैर उपयोगी मान लिया गया है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन एवं क्षेत्रीय स्वचेतना के विकास ने 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को जन्म दिया जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं से संस्कृत के शब्दों एवं मुहावरों को हटा दिया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलनों का एक निर्णायक परिणाम यह हुआ कि जातीय समूह एवं व्यक्तियों की
ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारक की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। प्रभुत्व जाति की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अब वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ग से संबंधित लोगों को जाति पहचान बताने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि दूसरी ओर प्रभुत्व जातीय सदस्यता प्रतिष्ठा का सूचक बन गई थी या बन गई है। विगत वर्षों में ऐसी ही भावना दलितों में भी आई है, जो अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। हालांकि दलित जातीय समूहों में सबसे ज़्यादा गरीब एवं सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उनके दबेज कुचले होने की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास अर्जित किया है, अन्यथा वे भेदभाव एवं अपवर्जन का शिकार हैं। अब हम लोग दूसरे प्रारूप पश्चिमीकरण की बात करते हैं। तो पश्चिमीकरण को देखते हैं। आप पहले अध्याय में हमारे पश्चिमी औपनिवेशिक अतीत के बारे में जान चुके हैं, जो पहला अध्याय था। ये भी जान चुके हैं कि इसके प्रभाव से अनोखे व विरोधाभासी परिवर्तन आए। एम.एन. श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार रहे हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उपसंस्कृति भी शामिल थी। इन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि इनका समर्थन एवं विस्तार भी किया। 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक इसी प्रकार के थे। अतः हम पाते हैं कि लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे कि नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आदि थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हों। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, जिसमें अब ये जो जितनी विवेचनाएं हैं, ठीक है, इन विवेचनाओं और उदाहरणों से यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ और इसके मूल में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिम से परिचय था। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम है। निम्नलिखित कथन को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे कि क्या आपने इसे देखा है या ऐसा अनुभव किया है। आप अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्ष का कारण है? क्या यह संघर्ष आवश्यक बुराई है? श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का सामान्यीकरण अनुपयुक्त है। ठीक है, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को, ठीक है, तो निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का जो सामान्यीकरण प्रस्तुत किया गया यह अनुपयुक्त है। जैसे कि केरल के थिया जो कि किसी भी प्रकार उच्च जाति के नहीं हैं, कि अध्ययन से पता लगता है कि थिया भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। अभिजात थियाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और एक ऐसी विश्वजननी जीवन शैली की महत्वाकांक्षा की जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। ठीक इसी तरह पश्चिमी शिक्षा से लगता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में विभिन्न समूहों के लोगों के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित उदाहरणों से भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है आपका, इसमें किसी किताब का उदाहरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रायः मध्यम वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता है। कैसे?
तो हालांकि वे मेरी अपनी ही माँ सज्जा से हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह अपरिचित से लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, ना तो उनके जैसा सोचने का तरीका, ना ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना, ना ही बोलना चालना। वे नई पीढ़ी के हैं, मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी प्रकार की पारस्परिकता असंभव है। फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहूँगी जो वो चाहें, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविन्द्रनाथ के ये वो शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते हैं। तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है। मैं और मेरे बच्चे पल्लव, कलोल और किंकिनी में कुछ भी समान नहीं है। पल्लव एक अलग देश में, एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। उदाहरण स्वरूप, हम 12 साल की उम्र से मेखला चादर पहनते रहे थे, लेकिन मेरी बेटी किंगनी, जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट और बैगी कमीज पहनती है। और कल्लोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन को सुनना चाहती हूँ, कल्लोल और किंगनी व्हिटनी हस्टन के पॉप गीत सुनना पसंद करते हैं। कभी कभार जब मैं वरगीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ, किंगनी अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है। तो ये इस चीज़ को बताने का प्रयास है कि मध्यम वर्ग में, प्रायः मध्यम वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद जो है ये अधिक जटिल होता है। किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। जैसे एक और उदाहरण है कि मेरे दादा, जो अन्य नागाओं की तरह यूरोपियनों के संपर्क में आए, वे यह मानते थे कि शिक्षा से ही जीवन को में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसा ही जीवन चाहा जैसा उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों को जीते देखा। उन्होंने मेरी माँ को पहले असम के पास वाले स्कूल में, फिर दूर शिमला भेजा ताकि वे शिक्षित हो जाएं। मेरी माँ को गांव के एक शिक्षित आदमी ने बताया कि मेरी माँ पढ़ लिखकर वैसी ही औरत बन सकती जिसने सारी दुनिया के सामने अपना भाषण दिया था, और यह औरत थी विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मेरे पिता ने स्वयं को स्कूल व कॉलेज की शिक्षा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया। अपनी मेधावी बुद्धि के कारण ही वह शिलांग में कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। मेरे माता पिता की पीढ़ी के सब लोगों ने जो सक्षम थे, अंग्रेजी शिक्षा को लक्ष्य बनाया। उनके लिए यह एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी विकास का रास्ता था। अंग्रेजी की शिक्षा ने इस क्षेत्र में, जहां रहने वाली जनजाति में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक भिन्न भाषा बोली जाती थी, भिन्न भाषा भाषी लोगों को आपस में तथा दुनिया से जोड़ा। अब वो एक भाषा के माध्यम से बात कर सकते थे और विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। ये शिक्षित लोग अपने लोगों की आवाज़ बन गए था। उन्होंने अंग्रेजी को राजकीय प्रशासकीय भाषा बनाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो आपका पश्चिमीकरण का प्रभाव फैलता है। हम प्रायः पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जो उदाहरण मेरे दादाजी वाला पढ़ा या उसको सुना, वहाँ पर यह चीज़ इंगित होती है। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण की। तो आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। बाद में इस शब्द के बृहद मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का यही तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अध्याय 1 में जाना, भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ। भारत में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से संबंध है, परंतु यह पश्चिम में हुई वृद्धि से अलग है। भारतीय अनुभव इन मामलों में पश्चिमी अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य के तौर पर आप 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आंदोलनों का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ के पूर्व में बताया गया था। हम पश्चिमीकरण और समाज सुधार आंदोलनों में एक स्पष्ट संबंध पाते हैं। अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण की चर्चा एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं और ये दोनों ही आधुनिक विचारों का हिस्सा हैं। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए उसके तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया है, जिसको ऐसे समझ सकते हैं कि आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष
सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व जननी दृष्टिकोण यानी कि समूचे विश्व का नागरिक होना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह या संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह भी है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में, लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर के सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्यों को मानते हैं। आपका व्यवहार आपके परिवार व या जनजाति या जाति या समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि यह व्यवस्था कि जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर ही आधारित है, न कि जन्म पर। आप कौन हैं से आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। ठीक है, आप क्या हैं तो इसकी पहचान आपकी अर्जित जो उपलब्धियां हैं उससे बनेंगी, न कि आपके जन्म से बनेंगी। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है कि ये चीज़ें आधुनिकीकरण में क्या यह पूर्णतः सत्य है। भारत में प्रायः रोजगार का चयन जो है पसंद के आधार पर नहीं हो पाता है। एक सफाई कर्मी को, अभी हम लोग ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि आधुनिकता में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या यह पूर्णतः सत्य है जो चीज़ें यहाँ कही गई। तो यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में प्रायः रोजगार का चयन जो है पसंद के आधार पर नहीं हो पाता है। एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं है। हम सामान्यतः विवाह जाति और समुदायों के अंदर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। इस सबके साथ साथ हमारी एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। हमारी एक सक्रिय तथा प्रभावशाली पंथ निरपेक्ष व राजनीतिक व्यवस्था भी है, लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति एवं समुदाय में गतिशीलता भी पाई जाती है। हम इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं? इस अध्याय में इन्हीं मिश्रित प्रक्रियाओं और उसके कारणों को समझने की चेष्टा की गई है। हम आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्रायः परंपरा तथा आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहकर एक सरलीकृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अपने निर्धारित सत्य हैं। इस प्रकार से जटिलता को सरल बनाने की प्रवृत्ति बहुत सही नहीं है। यथार्थ में इससे ये भी भ्रांति उत्पन्न होती है कि भारत में एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय अथवा था। हमने पहले भी देखा है कि भारत में इन परंपराओं की पहचान दो मुख्य गुणों से होती है, बहुलता एवं तर्क वितर्क की परंपरा। तो ये दो मुख्य गुण हैं। भारतीय परंपराओं में लगातार परिवर्तन होते रहे और उन्हें पुनर्परिभाषित करने की सामाजिक बौद्धिक चेष्टा कभी नहीं रुकी। हमने इसका साक्ष्य 19वीं सदी के समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों में देखा है। ये प्रक्रियाएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। वो क्या है उसको सुन लेते हैं। जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और विकास की गति बढ़ी, धर्म तथा विभिन्न प्रकार के उत्सवों त्योहारों को मानना, विभिन्न धार्मिक कृत्यों, विभिन्न समारोहों के आयोजनों, इन समारोहों से जुड़े निषेध, विभिन्न प्रकार के दान एवं इनके मूल्य इत्यादि में निरंतर परिवर्तन आया। विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्र में हुआ। इन परिवर्तनात्मक दबाव में जनजातीय पहचान की अवधारणा में एक प्रतिक्रिया हुई। एक जनजाति के होने के नाते पारंपरिक व्यवहारों और उनमें निहित मूल्यों के संरक्षण को जरूरी समझा जाने लगा। आधुनिकीकरण के तहत जो नारे बुलंद किए गए थे, जैसे संस्कृति समाप्त, पहचान समाप्त, उसे एक प्रकार का जवाब मिला जिसे समाज में हो रहे पारंपरिक चेतना के नवजागरण के रूप में देखा जाता है। त्योहारों का सामूहिक तौर पर मनाया जाना तथा रीति रिवाजों के प्रति रुझान को इसी सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। आज के जनजातीय समाज में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले पारंपरिक तरीके से सामाजिक समूह त्योहारों को मनाते थे। उस समूह को सामाजिक मान्यता भी होती थी और उसमें एक प्रकार की अनौपचारिकता भी थी। अब उनकी जगह पर त्यौहार मनाने के लिए समितियां बनने लगी हैं, जिसकी संरचना में एक प्रकार की आधुनिकता होती है। परंपरागत रूप से त्योहारों के दिन मौसम चक्र के आधार पर तय किए जाते थे। अब उत्सव के दिन औपचारिक तरीके से सरकारी कैलेंडर के द्वारा तय कर दिए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने
में झंडे की कोई विशेष डिजाइन नहीं होती, ना ही कोई मुख्य अतिथि के भाषण होते हैं, ना ही मिस उत्सव प्रतियोगिता होती थी। लेकिन अब ये सब नई अवधारणाएं या आवश्यकताएं बन गई हैं। जैसे जैसे तार्किक अवधारणाएं एवं विश्व दृष्टि जनजातियों के दिमाग में जगह बनाती जा रही है, वैसे वैसे पुराने व्यवहार और समारोह पर प्रश्न उठते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक संस्थानों से संबंध, यह चर्च में उनकी उपस्थिति, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के सच प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और धार्मिक संघर्ष के उदाहरण सामने आए। हालांकि अतीत की बात एक विचार यह भी है कि आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप से विलुप्त करेगा। यह विचार जो है पूरी तरह सच नहीं है। आपको यह याद होगा कि किस प्रकार संचार के आधुनिक प्रकारों, संगठन और विचार के स्तर पर नए प्रकार के धार्मिक सुधार संगठनों का उद्भव हुआ। इसके अलावा भारत में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्षीकृत प्रभाव भी रहा है। वस्तुतः अनुष्ठानों के पंथ निरपेक्ष आयाम पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक होते हैं। इनसे पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है कि वे अपने मित्रों से और अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी घुले मिलें और अपनी संपत्ति का भी कपड़े और जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन करें। पिछले कुछ दशकों से अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और परिस्थिति आयामी पक्ष ज़्यादा उभरकर सामने आए हैं। दिखावे की प्रवृत्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि शादी ब्याह के अवसर पर घर के बाहर लगी मोटर कार की कतार और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति VIP के मेहमान बनकर आने को उस परिवार की समृद्धियों व विशेषता समझा जाता है। स्थानीय समुदाय में ऐसे परिवारों को ऊंची नज़र से देखा जाता है। जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ किस तरह लिया जाए, इस पर भी जबरदस्त वाद विवाद होता रहा है। इसका क्या मतलब है? पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था धार्मिक चौखट के अंदर क्रियाशील थी। पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वास व्यवस्था इस क्रियाशीलता का केंद्र थी। आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज़्यादा कार्य कर रही है। समसामयिक भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति की इस बदली हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा गया है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जाति पहचान के इर्द गिर्द संगठित है। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और राजनीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। वह इस प्रश्न से शुरू होता है कि क्या जाति समाप्त हो रही है? निश्चित रूप से कोई भी सामाजिक व्यवस्था इस तरह समाप्त नहीं हो जाती है। एक ज़्यादा उपयोगी दृष्टि अलबत्ता यह होगी कि आधुनिक राजनीति के प्रभाव में जाति कौन सा रूप लेकर के सामने आ रही है और जाति अभिमुखित समाज में राजनीति की क्या रूपरेखा है। जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, दरअसल वो ऐसी राजनीति की खोज में हैं जिसका समाज में कोई आधार ही नहीं। राजनीति एक प्रतियोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है शक्ति पर कब्जा कर कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना। एक महत्वपूर्ण बात संगठन का होना तथा सहायता का निरूपण है। जहां राजनीति जन आधारित हो, वहां ऐसे संगठन द्वारा जिससे जन साधारण का जुड़ाव हो, सहायता का निरूपण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां जातीय संरचना एक ऐसा संगठनात्मक समूह प्रदान करती है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है, राजनीति को ऐसी ही संरचना के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिक जाति समूहों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। वहाँ जहाँ अलग प्रकार के समूह और संस्थाओं के अलग आधार होते हैं, राजनीतिज्ञ उन तक भी पहुँचते हैं और जैसे कि वे कहीं पर भी ऐसी संस्थाओं के स्वरूपों को परिवर्तित करते हैं, वैसे ही जात के स्वरूपों को भी परिवर्तित करते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इस अध्याय में भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। औपनिवेशिक अनुभवों के परिणाम दीर्घकालिक थे। इनमें से बहुत से अनैच्छिक और विरोधाभासी थे।
आधुनिकता के पश्चिमी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की काल्पनिकता को निर्मित किया, कुछ पारंपरिक शास्त्रों और ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण देने के लिए तत्पर हुए, जबकि एक अन्य समूह ने इन पारंपरिक ग्रंथों को अमान्य करार दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक स्वरूपों की हमारे समाज में पैठ हुई, इसके अनुरूप ही एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवहार के मानदंड सामने आए कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का आचरण किस प्रकार का हो। कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी इसकी छाप नजर आई। हमारे समाज सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर पाश्चात्य समानता और प्रजातंत्र के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन सबसे एक ओर जहां पश्चिमी विचारों को भारतीय समाज में स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा पर प्रश्न किए गए तथा उसकी पुनर्व्याख्या की गई। जो अगला अध्याय होगा, उसमें अगला अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक अनुभव के बारे में है, जिसमें पुनः यह दर्शाया गया कि कैसे एक अत्यधिक असमानता वाले समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत विचारों पर आधारित संविधान को लागू किया गया। तो इस अध्याय में पुनः दर्शाया गया कि कैसे कुछ जटिल तरीकों से हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता को लगातार पुनर्परिभाषित किया गया या किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।